हाय। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं HRM 11 और जैसा प्रॉमिस था आज हम खत्म करेंगे HRM 11, 12 और 13। थोड़ा सा लेंदी सेशन होने वाला है लेकिन आज HRM चैप्टर खत्म होगा। सो HRM 11 क्या कहता है? देयर इज अ प्रोसेस फॉर क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स परमिटेड टू प्रोवाइड पेशेंट केयर विदाउट सुपरविजन। तो पहली चीज हम समझते हैं व्हाट इज क्रेडेंशियलिंग। क्रेडेंशियलिंग इज a procedure or process of verifying someone's qualification, experience, and registration. Privileging is a person's authority on or an organization procedure of authorizing a person to perform certain activities. Right? So आइए आगे बढ़ते हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कोर है अ मेडिकल प्रोफेशनल परमिटेड बाय लॉ रेगुलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड पेशेंट केयर विदाउट सुपरविजन आर आइडेंटिफाइड। तो इनका कहना है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल जो लॉ द्वारा परमिट हो और रेगुलेशंस द्वारा यानी रूल्स जो बने हैं उनसे परमिट हो और फिर ऑर्गेनाइजेशन भी उसे परमिट करे कि विदाउट सुपरविजन वो काम कर सकता है, वो आइडेंटिफाइड हो। तो ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल कौन होगा? आपकी हॉस्पिटल में ऐसे वो कंसल्टेंट्स हो सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या सुपर स्पेशलिस्ट हैं यानी एमडी हैं या एमएस हैं या सुपर स्पेशलिस्ट हैं यानी एमसीएच हैं, डीएम हैं, डीआरएनबी हैं। सो वो लोग आइडेंटिफाइड हो कि ये कौन सी केयर दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन का क्रेडेंशियलिंग और रजिस्ट्रेशन का क्रेडेंशियलिंग हो। तो की कंपोनेंट्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स हु हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड पेशेंट केयर इन कॉन्सोनेंस विद द लॉ। अब यहां देखिए क्या है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। तो अगर आप एमएस ऑर्थोपेडिक्स हैं तो आप ऑर्थोपेडिक्स के प्रोसीजर कर सकते हैं, राइट? लेकिन आज की डेट में एनएबीएच अपने ईसीएचएस और सीजीएचएस और इवन एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में ये मांग रहा है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के लिए रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूट से अलग से ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो वो ट्रेनिंग में आ जाता है, ठीक है। फिर कई सारे इंस्पेक्शन में वो ये पूछते हैं कि आपके न्यूरोसर्जन का एक्सपीरियंस क्या है। दैट ऑल्सो मैटर्स। क्रेडेंशियलिंग के लिए इन्होंने बोला है कि आप ग्रोसरी को रेफर करें, बट एज आई टोल्ड यू ये एक तरीका है किसी की क्वालिफिकेशन को, उसके रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने का। अब वो कैसे करते हैं? यूजुअली वो उस कॉलेज से करते हैं या उस काउंसिल से करते हैं जहां से वो रजिस्टर्ड है। आइए अभी हम आगे इस पे और डिस्कस करेंगे। सो कमिटमेंट बी, द एजुकेशन, रजिस्ट्रेशन, training and experience of the identified professionals are documented and updated periodically. So update is done after the acquisition of new skills and और क्वालिफिकेशन। तो देखिए एजुकेशन का, रजिस्ट्रेशन का, ट्रेनिंग का और एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये हम HRM 10 में डिस्कस कर चुके हैं और ये पीरियोडिकली अपडेटेड होना चाहिए। यानी कि अगर वो कहीं कोई नई सीएमई करके पढ़ के आए हैं या कोई और नई क्वालिफिकेशन या नया स्किल सेट एक्वायर करके आए हैं तो उसका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। ऐसा कई बार आप NABL में देखते हैं कि वो मशीन पे ट्रेनिंग मांगते हैं। इसी तरह से अगर कोई नई मशीन ओटी में इंट्रोड्यूस हुई है जैसे रोबोटिक आर्म या समथिंग, तो उसका भी कोई ना कोई ट्रेनिंग हुआ होगा डॉक्टर साहब का, उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उनकी फाइल में लगना है। या वो कोई नया लैप्रोस्कोपिक का टेक्निक सीख के आए हैं वो उनकी फाइल में लगना है। वो इट कैन बी अ सिंपल सीएमई बट दैट हैज टू गो इन हिज डॉक्यूमेंट। और ये जो है हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऑल रिक्वायर्ड क्रेडेंशियल्स आर डॉक्यूमेंटेड। तो आप जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं सब डॉक्यूमेंटेड हो। अब यहां पे क्या है, व्हाट मैटर्स। लेट्स से अगर एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है या ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उसकी एमएस ऑर्थोपेडिक्स की, एमबीबीएस की 2 डिग्री होनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल से। लेट्स से अगर आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल से, अगर यूपी में है तो उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल से। साथ ही साथ वो सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं होना चाहिए, उसकी जितनी भी अपडेटेड डिग्रीज हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो स्टेट काउंसिल से होनी चाहिए। आप खुद सोचिए, आपने एमबीबीएस किया, आप तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आप रजिस्ट्रेशन ना करा लें काउंसिल से। लेकिन आपने अपनी पीजी डिग्री या सुपर स्पेशलिटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो आप कैसे कहोगे कि आप रजिस्टर्ड हो उस डिग्री के लिए?
भाई आपकी वो डिग्री रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से थी या नहीं, वो कैसे पता लगेगा किसी को? ये ऐसे हो गया जैसे आपने पहले बाइक चलाने का लाइसेंस ले लिया, लेकिन बाइक चलाने का लाइसेंस आपको कार चलाने का लाइसेंस नहीं देता। अगर आपने कार चलाने का लाइसेंस ले लिया, कार चलाने का लाइसेंस आपको कॉमर्शियल व्हीकल या ट्रक चलाने का लाइसेंस नहीं देता, राइट? तो उसी तरह से आपकी हर क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल में होना चाहिए और वो आपकी फाइल का हिस्सा होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी है, द इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल प्रोफेशनल्स आर अप्रोप्रिएटली वेरीफाइड व्हेन पॉसिबल। तो जैसे मैं कह रहा था क्रेडेंशियलिंग, तो क्रेडेंशियलिंग को वेरीफाई करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसने ये दिया है सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे उन्होंने गुड रेफरेंस दिया है एनएमसी। एनएमसी इज नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन में एक इंडियन मेडिकल रजिस्टर है, जहां पे अगर आप एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वो दिख के आ जाएगा कि वो क्या क्या क्वालिफिकेशन होल्ड करता है। अब मान लीजिए डॉक्टर साहब ने अपने एमडी या एमएस या सुपर स्पेशलिटी एमसीएच या डीएम का अपना एडिशनल क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, तो वहां सिर्फ एमबीबीएस दिखाएगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू मेडिकल काउंसिल और मेडिकल कमीशन द पर्सन ओनली हैज ग्रेजुएशन। दैट इज वाई all additional qualifications should be registered with respective council. अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है डी, अगेन इट इज कोर। मेडिकल प्रोफेशनल्स आर ग्रांटेड प्रिविलेज टू एडमिट एंड केयर फॉर पेशेंट्स इन कंसोनेंस विद देयर क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड रजिस्ट्रेशन। देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे क्रेडेंशियलिंग की, अब आ गई बात प्रिविलेज की। तो प्रिविलेज क्या होता है, आपके पास क्या राइट्स हैं? Let's say you are a MBBS doctor, so you are a duty doctor. You may have right to be posted in ward emergency, but you may not know specific procedures, so that is why you can't be posted in ICU or NICU. मेरा कहने का मतलब क्या है, आप एक MBBS डॉक्टर हैं, आप शायद इमरजेंसी केयर के लिए नॉलेज हो सकता है आपका सिर्फ वार्ड केयर के लिए नॉलेज हो सकता है आपके पास NICU और ICU के लिए नॉलेज ना हो, तो आपको ड्यूटी डॉक्टर के प्रिविलेज में लिखना पड़ेगा कि ये पोस्ट किए जा सकते हैं इमरजेंसी केयर के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी ट्रॉमा की ट्रेनिंग है, शायद इनकी BLS की ट्रेनिंग है, लेकिन इनकी ACLS की ट्रेनिंग नहीं है। ये वार्ड में पोस्ट किया जा सकते हैं, लेकिन ICU या NICU में पोस्ट नहीं किया जा सकते, बिकॉज इनका न्यूनेट्स के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पीडियाट्रिक पेशेंट के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या इंटेंसिव केयर में इनको सेंट्रल लाइन डालने का, या फिर पेशेंट पे वेंटिलेटर पे मैनेज करने का, या फिर ACLS की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो डॉक्टर का प्रिविलेज होना चाहिए। नाउ इट इज अबाउट MBBS। नाउ व्हाट अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट हु आर कंसल्टेंट और सुपर स्पेशलिस्ट हु आर कंसल्टेंट? तो उनके प्रिविलेजिंग में होगा राइट टू डू ओपीडी कर सकते हैं, राइट टू डू IPD, राइट टू अटेंड पेशेंट इन इमरजेंसी, राइट टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है, इट शुड बी बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एनी एडिशनल ट्रेनिंग। एनी एडिशनल ट्रेनिंग बार बार इसलिए आ रहा है बिकॉज लेट्स से यू आर समबडी जिन्होंने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया है। मैं बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने, मान लीजिए आप एक MBBS डॉक्टर हैं और आप एक बहुत छोटी सी जगह पे पोस्टेड हैं, तो आपको शायद पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन अब 2018 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन निकाला था मई में कि एक छोटी सी लैब में एक MBBS डॉक्टर भी ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है अगर उसके पास पहले का कोई रिक्विजिट एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग हो। कोई जरूरी नहीं कि वो मेडिकल काउंसिल से आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग हो, सिर्फ एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग हो, यानी कि उसने कहीं पे मेडिकल कॉलेज में लैब में SJR काम किया है, वो एक छोटी सी लैब में ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकता है। अगर इसके बारे में आपको और नॉलेज चाहिए हो, आप कमेंट में डाल देंगे, मैं आपको इस पर्टिकुलर गैजेट की कॉपी मेल कर दूंगा। उन्होंने एग्जांपल दिया है, रेडिएशन थेरेपी कैन ओनली बी गिवन बाय रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो दिस इज समथिंग लाइक कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। Privileges shall be reviewed every year and revised where necessary। तो हर साल प्रिविलेज रिव्यू होने चाहिए। अब रिव्यू का मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स कि आप प्रिविलेज एक बार बना के छोड़ नहीं दोगे। प्रिविलेजिंग कैसे होती है? पहली चीज तो प्रिविलेजिंग में टास्क लिखे रहते हैं, राइट टू एडमिशन, राइट टू डू OPD इंडिपेंडेंटली, राइट टू डू OPD अंडर सुपरविजन, राइट टू एडमिशन, राइट टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स। अब उसमें जो कंसल्टेंट है वो टिक करता है रिक्वायर्ड 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 रिक्वायर्ड।
एक प्रिविलेजिंग कमेटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन में जहां सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं और वो ग्रांट करते हैं, ओके, ग्रांटेड 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 ग्रांटेड, जिसके लिए वो उम्मीद करते हैं कि हाँ इसको ये चीज आती है। वो हो सकता है 100% हो ग्रांटेड ग्रांटेड ग्रांटेड, नीचे कमेटी का चेयरमैन साइन कर देता है, एक तरफ वो व्यक्ति साइन करता है, वो कंसल्टेंट जिसने रिक्वेस्ट करी है ऐसे प्रिविलेज की, दोनों लोगों ने साइन कर दिया। नाउ क्या ये लाइफ टाइम की हो गया? नहीं, हो सकता है डॉक्टर साहब ने एक साल में कोई और नई स्किल एक्वायर करी हो, तो पहली चीज तो वो प्रिविलेजिंग में ऐड होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भी साल भर बाद हर साल रिव्यू होना चाहिए। तो रिव्यू का तरीका क्या है? आप फिर से एक स्टैंप लगाएंगे रिव्यूड की, और कमेटी का चेयरमैन वापस साइन करेगा रिव्यूड, और डेट डालेगा, डेट ऑफ रिव्यू की, जो पिछले साल के 365 दिन के अंदर होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ई, द रिक्विजिट सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल्स आर नोन टू देम एज वेल एज वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो भाई एक सिर्फ क्या एक डॉक्टर को राइट्स दिए गए हैं, प्रिविलेज दिए गए हैं, अगर वो सिर्फ उसको पता होंगे और किसी और को पता नहीं होंगे तो क्या फायदा? तो सर्टेनली वो प्रिविलेज इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू सारी डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे ऑर्थोपेडिक्स का तो डॉक्टर था, अब हैंड सर्जन भी आ गया है, तो हैंड सर्जरी के केस आप उसको रेफर कर सकते हैं। हो सकता है मेरा सर्जरी डोमिनेंट हॉस्पिटल था, अब मेरे यहाँ यूरोलॉजिस्ट भी आ गया है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? वो सारे कंसल्टेंट के पास थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिकेशन जा सकता है, जिसका स्क्रीनशॉट एचआर लेके रख सकता है। इट कैन गो बाई एन ईमेल और इट कैन गो बाई अ रिटन इंटर ऑफिस नोट, जो सबको रिसीव करवा दिया जाए। क्लियर? लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना जरूरी है कि इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ था। द कम्युनिकेशन में इंक्लूड ओपी आईपी इमरजेंसी राइट्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर्स के पास क्या क्या राइट हैं, उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास, क्या वो ओपीडी करेगा, क्या वो आईपीडी करेगा, क्या वो सिर्फ विजिटिंग कंसल्टेंट है, क्या आप रेफरेंस के लिए बुला सकते हैं, या वो इमरजेंसी भी अटेंड करने में सक्षम है। और दूसरे, अगर वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला है तो या तो आप इंक्लूजन लिखें कि फॉर पर्टिकुलर प्रोसीजर्स यू कैन कॉल दिस डॉक्टर, इस डॉक्टर को बुला सकते हैं। या फिर अगर वो बहुत सारे प्रोसीजर करने वाला है और कोई पर्टिकुलर एक्सक्लूजन है कि नहीं साहब बाकी सब तो कर लेते हैं, ये वाले के लिए आप इन डॉक्टर साहब को नहीं बुलाएंगे। एंड इट कैन बी, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कम्युनिकेशन सिर्फ साल में एक बार हो। मान लीजिए आपने इंटरव्यू लिया या प्रिविलेजिंग किसी डॉक्टर को दी और आपने रियलाइज किया कुछ दिन बाद कि हाँ डॉक्टर साहब का हाथ इस चीज में ठीक नहीं है, हमें इसके लिए कुछ रखना है, तो डॉक्टर साहब से बात करके म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आप वो राइट विड्रॉ भी कर सकते हैं कि नहीं साहब इसके लिए हम किसी और को रेफर करेंगे। क्लियर? कंसर्न डिपार्टमेंट्स आर इन्फॉर्म। अब देखिए साहब, एक नया डॉक्टर आ गया, आपने उसको ओपीडी के राइट्स दे दिए, आईपीडी एडमिशन के राइट दे दिए, इमरजेंसी के राइट्स दे दिए, प्रोसीजर करने के लिए राइट्स दे दिए, और आपने फ्रंट ऑफिस को ही नहीं बताया कि ओपीडी में डॉक्टर साहब की फीस कितनी होगी। आईटी डिपार्टमेंट एचआईएस में जब फीस एंटर ही नहीं करेगा, डॉक्टर साहब के विजिटिंग चार्जेस नहीं डालेगा, तो कैसे उस वो सर्विसेज दे पाएगा? बिलिंग को नहीं पता है, नर्सिंग को नहीं पता कि डॉक्टर साहब कौन है, तो वो कैसे होगा? ओटी को नहीं पता कि ये नए डॉक्टर साहब आए हैं, इनके लिए ये इंस्ट्रूमेंट आए हैं या ये इंस्ट्रूमेंट मंगाने हैं, डॉक्टर साहब से चेक कर लो और किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यानी कि नॉट ओनली क्लिनिकल सर्विस डिपार्टमेंट, इवन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू डॉक्टर हु हैज बीन गिवन प्रिविलेज। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है एफ, मेडिकल प्रोफेशनल्स एडमिट एंड केयर फॉर पेशेंट्स एज पर देयर प्रिविलेजिंग। तो भाई जिस चीज के राइट्स दिए गए हैं आप वही करें, किसी और फील्ड में ना घुसें, ठीक है? बस दिस इज इट, दिस इज व्हाट दे नीड। सो दिस इज द एंड ऑफ HRM11। अब हम लोग आगे अभी HRM12 HRM13 भी करेंगे। सो आप आज पूरा HR खत्म करेंगे। थैंक यू।